इस लेक्चर में हम कोरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ज्योग्राफी का टॉपिक है। ये ओशंस है, समुद्र का पानी, उसमें होती हैं जी ये कोरल्स जो दिखाई दे रही हैं। इन्हें कोरल रीफ भी बोलते हैं जी। कई टाइप के होते हैं, सारे टाइप पढ़ेंगे हम, कैसे बनती हैं, क्या कारण है इनके, क्या क्या बेनिफिट हैं और किस किस से इसको खतरा है, सारा देखेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। ये कुछ कलरफुल होती हैं जी, जैसा आप इमेज में देख रहे हो। अभी रिसेंट एक स्टडी हुई जी, एक अध्ययन हुआ इन पे। ये कहा गया कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी, कोरल रीफ उसको टॉलरेट कर सकती हैं, सहन कर सकती हैं। किसकी वजह से? रॉक हार्ड स्केलेटन प्रोसेस की वजह से। ये स्केलेटन का मतलब होता है जी कंकाल, जो ह्यूमन की हड्डी होती है ना कंकाल, और वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। और ये कोरल भी बनी होती है जी कैल्शियम कार्बोनेट। ये फार्मूला है जी कैल्शियम कार्बोनेट का, साइंटिफिक फार्मूला। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनी होती हैं और हार्ड होती हैं, हार्ड रॉक। ये रॉक टाइप होती है जी कुछ। इनका जो प्रोसेस है जी, जैसे मान लो कोरल पॉलिप्स से बनता है जी, देखेंगे हम अभी सारा डिटेल में। ये पॉलिप्स एक जीव है जी, ऑर्गेनिज्म समुद्र में। उससे क्या है, ये जमा होते रहते हैं और ये कोरल्स बन जाती हैं कलरफुल। और ये कई बार ऐसा होता है समुद्र के पानी से बाहर आ जाती हैं, जैसे मान लो वाटर लेवल यहाँ तक है और ये बाहर आ गई, तो यहाँ पे एक आइलैंड बन जाता है और उस पर लोग रहने लगते हैं जी। ऐसा देखा गया है बहुत सारी जगह, एक जगह नहीं है। जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल्स पे बना हुआ है, लक्षद्वीप। और जैसे लक्षद्वीप के बहुत सारे आइलैंड है ना, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर लक्षद्वीप बनाता है। मालदीव्स कंट्री है जी, ऐसी फॉर्म पे बना हुआ है आइलैंड पे, जो बने हुए हैं कोरल्स के ऊपर। तो स्टडी में ये देखा गया जी, स्टोनी कोरल पे स्टडी की, जिसका नाम है स्टाइलोफोरा पिस्टलाटा। ये कोरल का नाम है जी। ये इंडो पैसिफिक जोन में स्टडी की। इंडो पैसिफिक का मतलब है जी इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बाउंड्री पे ये स्टडी की गई। इसमें स्ट्रक्चर मिला जिसमें बायो मिनरल्स थे। बायो को मतलब लाइफ, मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ। तो ये बायो मिनरल्स मिले जी, जिसमें प्रोटीन का मिक्स, ऑर्गेनिज्म मिक्स थे, और कुछ ह्यूमन बोन्स दी जी। बोन्स का मतलब होता है जी हड्डी। ये जो हाईलाइट किया गया जी इस स्टडी में, कि जो सेवरल प्रोटीन्स जो ऑर्गेनाइज हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं जी? ये रॉक हार्ड कोरल स्केलेटन, ये स्केलेटन प्रोसेस है, फॉर्मिंग प्रोसेस, इसकी वजह से ये हाईलाइट हुए। इस स्टडी में ये कहा गया, जो अध्ययन हुआ है, कि ये ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर में इनमें चेंज होता है। और ये क्लाइमेट चेंज को, जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसको ये कोरल सर्वाइव कर सकते हैं जी, इसमें भी मतलब जी सकते हैं इसमें भी। किसकी वजह से? बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस की वजह से। अब ये बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है? देखो, हमने पढ़ा पहले बायो मिनरल, और ये बायो मिनरल बनने का प्रोसेस को बोलते हैं बायो मिनरलाइजेशन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है जी जीते जागते जीव, समुद्र में जो छोटे छोटे जीव मिलते हैं उनके सेल से, बोन से, हड्डियों से, टीथ से, दांत से कुछ और मटेरियल बन जाते हैं। इस मटेरियल के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं बायो मिनरलाइजेशन। और जो मटेरियल बनता है उसे बोलते हैं बायो मिनरल्स। अब इन कोरल्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं जी, कैसे बनती हैं, क्या होती हैं। देखो जी, कोरल्स जो बनती हैं वो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। ओशंस में कुछ ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं जिन्हें बोलते हैं पोलिप्स। पोलिप्स से बनती हैं। अब इन पोलिप्स में जी कुछ माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती हैं, कुछ एल्गी होती हैं जी, छोटी छोटी एल्गी होती हैं जी। जैसे आपने देखा होगा कि पानी होगा बहुत सारा, इन्हें मतलब टाइम होता है इस पानी को भरा हुआ। जैसे आप तालाब वगैरह देखा होगा आपने, छोटा कोई आपके शहर गांव एरियाज़ में जहाँ पे भी आप रहते हो, तो तालाब में क्या होता है जी, ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है ये वाटर, ग्रीन सा, हरा हरा सा। उसे बोलते हैं काई, भी बोलते हैं काई। काई जम जाती है जी, ये ग्रीन ग्रीन सा वाटर हो जाता है, वही होती है एल्गी। ये एल्गी, इसका नाम है जी जूजन थैली। ये एल्गी का ही नाम है जूजन थैली। इससे क्या है जी, इससे टिश्यू बन जाते हैं जी विद इन देयर टिश्यू में जी, जूजन थैली में, मतलब जूजन थैली के अंदर ही टिश्यू बन जाते हैं। और ये पॉलिप्स के साथ ही रहते हैं जी। ये कोरल और एल्गी, कोरल बनते हैं जी पोलिप से, और एल्गी उसमें होती है जी वाटर में। तो ये एल्गी और कोरल के बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, मतलब एक दूसरे आपस में संबंध बनाते हैं जी। कोरल और एल्गी क्या क्या होता है जी, ये कोरल होता है ना, कोरल या पॉलिप्स, पॉलिप्स से बनता कोरल। ये कोरल प्रोवाइड करता है जी शेल्टर, एल्गी को। शेल्टर का मतलब निवास, घर प्रोवाइड करता है, कि हाँ मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जी एल्गी को। और एल्गी क्या है जी, एल्गी तो एक जूजन थैली मतलब ऑर्गेनिज्म है। ये एक ग्रीन प्लांट की तरह है। ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया, उसकी वजह से भोजन पैदा करता है, ये फूड बनाता है। और ये फूड देता है जी कोरल को, क्योंकि कोरल इसे शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, सुरक्षा कर रही है इसकी कोरल, और इसके बदले में ये फूड देता है एल्गी से। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है, म्यूचुअल रिलेशन, इसी को बोलते हैं जी एल्गी और कोरल के बीच में रिलेशन।
तो ये जूजन थैली प्रोवाइड करता है जी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रोवाइड करता है कोरल पोलिप्स को। इसकी वजह से जी ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्केलेटल बनता है जी, मतलब इसका हार्ड रॉक बन जाती है। ये पॉलिप्स क्या होता है जी, कुछ समय के बाद ये मर जाते हैं और इनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं जी, ये यहाँ पे रॉक टाइप बना लेते हैं जी, रॉक टाइप, और यहाँ आइलैंड बन जाता है जी। फिर एक अगर पानी से बाहर आ गए तो ये समुद्र से ओशन से बाहर तो आइलैंड बन जाता है। आइलैंड तो जानते हो ना जी, कोई भी ज़मीन जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो, एनी लैंड विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, उसे बोलते हैं जी आइलैंड। समझ गए। अब इसमें जी कोरल जैसे मान लो इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग कोरल विद असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो जूजन थैली होती है जी, जो एल्गी होती है, वो असेंशियल न्यूट्रिएंट पोषक तत्व तो प्रोवाइड करती है कोरल को, उसके साथ साथ इसे कलर भी देती है, मतलब रंगीन बनाती है जी कोरल। कोरल जो रंगीन दिखाई देता है आपको, कलरफुल ये दिखाई दिया था आपको, ये देखो यहाँ पे ये रंगीन कोरल दिखाई दे रहा है, ये कलर किसकी वजह से, जूजन थैली की वजह से, ये एल्गी की वजह से इसका कलर रंगीन है। अगर एल्गी लॉस हो गई तो इसका कलर चला जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं जी कोरल ब्लीचिंग। आगे देखेंगे डिटेल में, चिंता मत करो आप। अब इन कोरल को बोलते हैं जी रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज, मतलब समुद्र के रेन फॉरेस्ट बोलते हैं जी इन्हें। सीज मतलब सीज का मतलब समुद्र, समुद्र के रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो जनरली अगर हम देखें कोरल दो टाइप की होती हैं, एक तो हार्ड वाटर सेलो वाटर हार्ड सेलो वाटर कोरल होती है जी। सेलो का मतलब होता है जी कम गहरा, जैसे मान लो जी यहाँ समुद्र है, समुद्र में यहाँ पानी सिर्फ यहाँ तक है और नीचे यहाँ पे लैंड यहाँ पे है, ये हो गया कम गहरा, डीप, मतलब कम डीप है। तो ये हो गया जी सेलो वाटर में जो रीफ मिलती हैं उन्हें बोलते हैं हार्ड सेलो वाटर कोरल। और एक होता है जी सॉफ्ट कोरल, मतलब सॉफ्ट होती है कोमल मतलब सॉफ्ट कोरल जो डीप वाटर कोरल में मिलती है, मतलब डार्क कोल्ड वाटर में। मतलब जैसे मान लो ये यहाँ पे थोड़ा डीप हो गया, ये ओशियन है जी, समुद्र है, तो यहाँ पे ये डीप हो गया ना, तो यहाँ पे जो कोरल मिलेंगी वो होगी जी डीप वाटर कोरल, यानी कि सॉफ्ट कोरल। लेकिन जनरली सैलो वाटर में ही मिलती हैं, जनरली सैलो वाटर में जहाँ पे कम गहरा पानी होता है वहीं पे कोरल मिलती हैं जी। इन्हें सेब के आकार पे, अगर मान लो जी इनके सेब के आधार पे इन्हें डिवाइड किया जाए, सेब का मतलब है जी आकार, इनके जो आकृति होती है ना उनके आधार पे अगर डिवाइड किया जाए तो कोरल तीन तरह की होती हैं जी, तीन तरह की कौन कौन सी होती हैं जी, तीन तरह की होती हैं जी। एक तो आपकी हो गई फ्रिंजिंग, फ्रिंजिंग रीफ, ये फ्रिंजिंग रीफ हो गई जी। फ्रिंजिंग की स्पेलिंग सही से लिखनी पड़ेगी मुझे, फ्रिंजिंग, एक सेकंड रुको जी, ये फ्रिंजिंग ऐसे लिख सकते हो, फ्रिंजिंग रीफ, FRINGING। और एक हो गया जी आपका बैरियर रीफ, बैरियर रीफ, बैरियर रीफ। और एक हो गया आपका अटोल, अटोल रीफ। ये तीनों को एक एक करके समझते हैं जी हम। फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है जी, जैसे मान लो अपना ये इंडिया है जी, इंडिया का ये कोस्टल वाटर है जी, ठीक है, यहाँ पे कोस्टल एरिया है। अब यहाँ पे ओशन की कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं हम, जैसे मान लो यहाँ पे ओशन होगा जी, ये पानी है जी यहाँ पे, ये ओशन में अगर हम कोस्टल एरिया से आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है जी, जो ज़मीन है यहाँ पे अंदर ओशंस में जो पार्ट है, इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। आपने पढ़ा होगा जी ज्योग्राफी में, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ये थोड़ा आगे फिर और जाते हैं तो इस एरिया को बोलते हैं जी ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। और इसके आगे थोड़ा राइज करने लगता है जी ये, तो फिर बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज इस एरिया को। और आगे मान लो जी जो गहरा पार्ट होता है समुद्र का सबसे गहरा, उसे बोलते हैं ट्रेंच, ओशनिक ट्रेंच। ट्रेंच का एग्जांपल जैसे जी मैरियाना ट्रेंचस, पैसिफिक ओशन में सबसे सबसे गहरी है मैरियाना ट्रेंच। पूरे वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है, मैरियाना ट्रेंच, जो कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक महासागर में। फिर ये आता जी मान लो फ्लैट सरफेस है तो उसे बोलते हैं अबिसल प्लेन, अबिसल प्लेन। ये समुद्र की, हम ओशन की कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं जी। अगर मान लो जी यहाँ पे वोल्केनो फट गया जी ओशंस में, तो ये क्या जी एक ऐसी कुछ आकृति बना लेता है जिसे बोलते हैं जी मिड ओशियनिक रिज, मिड ओशियनिक रिज, मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं जी इसे। और यहाँ पे अगर मान लो ये पानी से बाहर आ जाए, ये समुद्र का पानी था जी यहाँ पे, और ये समुद्र से बाहर आ जाए तो ये आइलैंड बना लेते हैं जी, आइलैंड, समझे, आइलैंड। अब देखो जी यहाँ पे जो मिलती है, मान लो कोस्टल एरिया से जो अटैच है यहाँ पे मिलेगी जो रीफ, कोरल रीफ, उसे बोलते हैं क्या, फ्रिंजिंग रीफ। ये क्या है, कोस्टल एरिया से जुड़ी होती है, अटैच होती है, फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ।
और अगर मान लो जी इस एरिया में ना हो, ये मान लो आप इसे मिटा देते हैं अभी हम, ये मान लो इस एरिया में ना हो जी, ये यहाँ पे रीफ बन जाए इधर एरिया में, यहाँ पे उसे, और बीच में ये वाटर भरा है जी, वाटर, ये कोस्टल एरिया है जी, बीच में यहाँ पानी है और यहाँ पे एक रीफ है, इसे बोलेंगे बैरियर रीफ। मतलब ये समुद्र के बीच में और कोस्टल एरिया के बीच में बैरियर बन गया ना, बैरियर, और बीच में पानी भरा है, और जो ये पानी भरा है ना इसे बोलते हैं लेगून। जो लेक बनी हुई है चिल्का लेक, चिल्का लेक उड़ीसा में, वो लेगून है जी, चिल्का लेगून। वो लेक ऐसी ही बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे है बैरियर रीफ, बैरियर रीफ बनी हुई जी, कोरल रीफ, ये कोरल रीफ का पार्ट। और सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो रीफ है जी वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में जी, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, समझे। और जो ये फ्रिंजिंग रीफ का एग्जांपल जी, ये गल्फ ऑफ उसमें भी है जी, गुजरात के पास है, गल्फ ऑफ खामबत के पास भी है फ्रिंजिंग रीफ। और जो रीफ मान लो जी ओशन में बीच में बनती है, उसके चारों ओर पानी होता है, जैसे मान लो ये मिड ओशनिक रिज पे बन जाए जी रीफ, कोरल रीफ, तो इसके चारों ओर पानी भरा होता है, जैसे ये हो गया जी, इस ये यहाँ पर रीफ डेवलप हो गई, इसके चारों ओर पानी भरा है, तो या फिर ये यहाँ पे रीफ हो गई, इसके चारों ओर पानी है, या मान लो जी बीच में रीफ हो गई, चारों ओर पानी है, या फिर ये बीच में पानी है जी, इसके चारों ओर रीफ है, तो ये होती है जी अटोल, अटोल रीफ, अटोल रीफ बनी होती है। इसके एग्जांपल है जी, जैसे हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड है ना, लक्षद्वीप हमारी यूनियन टेरिटरी भी है लक्षद्वीप, वो अटोल रीफ भी बना हुआ है, उसके छोटे छोटे आइलैंड है जो लक्षद्वीप के। और जो मालदीव कंट्री है ना जी, मालदीव कंट्री एक देश है, वो भी किस पे बना हुआ, अटोल रीफ पे, अटोल रीफ, ये एग्जांपल है अटोल रीफ के। तो ये इसके टाइप होते हैं जी जो हमने देखे। और देखो इसकी कंडीशन क्या होती है रीफ बनने की, रीफ बनने की देखो कुछ कंडीशन होती है, ये आपको जरूर लिख लेनी है और याद कर लेनी है। पहला तो जी एक तो कुछ सबमरीन प्लेटफॉर्म चाहिए जी, प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे बन रही है ना, जैसे बैरियर रीफ बनी जी, ये बैरियर रीफ देखा हमने यहाँ पे, फ्रिंजिंग बैरियर रीफ कहाँ गया, ये रहा जी, ये प्लेटफॉर्म पे तो बनी ना, यहाँ पे ज़मीन तो चाहिए ना नीचे, तो प्लेटफॉर्म चाहिए जी, सबमरीन प्लेटफॉर्म। एक तो कंडीशन होगी जी सबमरीन, सबमरीन प्लेटफॉर्म, मैरीन का मतलब समुद्र होता है जी, सबमरीन प्लेटफॉर्म कोई भी जगह चाहिए इन्हें, ज़मीन चाहिए, और उसके ऊपर भी हॉट सरफेस होना चाहिए जी, मतलब टेम्परेचर सरफेस हाई होना चाहिए जी, वार्म वाटर होना चाहिए, ये कंडीशन हो गई जी। और कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है जी ये जो पॉलिश होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी जी, सैलो वाटर में बनती है जी, सैलो वाटर में बनती है, देखो हार्ड वाटर में बहुत रेयरली पाई जाती है, मतलब डीप वाटर में, गहरे पानी में, सैलो का मतलब है कम गहरे पानी में पाई जाती हैं जी, ये लगभग 80 मीटर तक ये मिलती है जी, पानी में अगर 80 मीटर नीचे तक जाएंगे इसीलिए मिलती हैं। उनका कारण क्या है जी, क्यों मिलती हैं, क्योंकि यहाँ तक लाइट है जो सनलाइट पहुँचती रहती है, सनलाइट, सनलाइट इसके नीचे नहीं जा पाती जी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो क्रिया है ना वो नहीं हो पाती, क्योंकि जो जूजन थैली है जी एल्गी, वो तो फोटोसिंथेसिस क्रिया करेगी तभी तो इसे मिनरल्स प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिएंट कोरल को, पॉलिप्स को, तभी कोरल बनेगी जी। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी ये भोजन कैसे बनाएगी जूजन थैली, तो इसलिए 80 मीटर से नीचे सनलाइट नहीं होती, इसलिए बहुत ही रेयर चांस है जी मिले ये। और कंडीशन क्या होती है जी, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलती हैं, ट्रॉपिकल में क्योंकि वार्म वाटर होता है ना ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन कैसा है जी, जैसे मान लो ये अर्थ है जी, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री इक्वेटर है हमारा, लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर बोलते हैं जैसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में देखें हम तो इसे ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और इसके 35 डिग्री दोनों साइड नॉर्थ और साउथ में इसे सब ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में मिलती हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। इससे अब ये बहुत ही रेयर मिलती हैं, सिर्फ वहीं पे मिलती है जहाँ पे मान लो जी ये है जी आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, समझ लो, ये मान लो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। बहुत ही ख़राब मैप बना जी, पर मान लो आप, समझे। यहाँ पे मान लो जी ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, और ये इक्वेटर से यहाँ से जैसे करंट जा रहा है जी, करंट पता है ना आपको, ओशियन करंट, समुद्र में चलने वाले पानी को जी, ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशियन, उसे ही करंट बोलते हैं। पानी का धीरे धीरे चलने का बहाव ही, प्रवाह ही करंट कहलाता है, धारा बोलते हैं हिंदी में पानी का बहाव। तो ये करंट जा रही है, मान लो यहाँ पे तो गर्म वाटर है, गर्म वाटर यहाँ पे जब जाएगा तो ये क्या है जी, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड तक गर्म वाटर ये ट्रांसफ़र कर देगा करंट। करंट जब हाई, ये गर्म वाटर ट्रांसफ़र करेगा तो क्या होगा इससे जी, जब गर्म वाटर यहाँ हाई लैटिट्यूड पे जाएगा, यहाँ पे जैसे टेम्परेट जोन में भी, पोलर जोन में भी जाएगा ये, तो यहाँ पे भी गर्म पानी की वजह से मिल जाएंगी आपको कोरल रीफ। तो कोरल रीफ अगर मिलेंगी हाई लैटिट्यूड में तो कहाँ पे मिलेंगे जी, ये ईस्टर्न एरिया में, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न एरिया में, या ओशन के वेस्टर्न एरिया में। देखो जी
वेस्टर्न ईस्टर्न समझो आप, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये इसका ईस्टर्न पार्ट हो गया ना, ईस्टर्न पार्ट, और ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये सदर्न पार्ट और ये नदर्न पार्ट, समझे? डायरेक्शन तो याद है ना आपको। और ये अगर हम, ये ओशियन है जी पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पे यूरोप है, और ये है आपका अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। मैप निकाल लो आप, भले ही देख लो, ये अफ्रीका है जी। अफ्रीका का पैसिफिक ओशियन है बीच में, समझे? तो ये इक्वेटर लाइन जा रही है, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री भूमध्य रेखा जा रही है जी, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इसके बीच में जी देखो, ये ओशियन का तो ये वेस्टर्न पार्ट है ना, ओशियन का ईस्टर्न पार्ट ये है, ये तो देखो ये कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट है, लेकिन ओशियन का, समुद्र का तो वेस्टर्न पार्ट ये है ना, जो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट है। समझ में आया? मतलब कॉन्टिनेंट का पूर्वी हिस्सा है जो, वो समुद्र का पश्चिमी हिस्सा है। तो ओशियन के कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में और कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में ये हाई लेटीट्यूड तक भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है जी। दूसरी साइड देखें, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट होता है ना, कोल्ड करंट, तो यहाँ पे ये सिर्फ कहाँ तक मिलती है? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन तक मिलती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। और क्या कंडीशन है जी इसकी ओशियन मतलब कोरल रीफ की बनने की? और एक कंडीशन है जी, चौथी कंडीशन हो जाएगी जी, माइल्ड सैलिनिटी। माइल्ड का मतलब होता है जी एकदम से, मतलब जो ना तो सीवियर हो, ना बहुत ही कम हो, ना ज़्यादा हो। माइल्ड का मतलब मिडल वाली सैलिनिटी हो। सैलिनिटी का मतलब है जी नमक की मात्रा, ओशंस में सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो माइल्ड होनी चाहिए जी, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा होनी चाहिए जी। नेक्स्ट इसकी कंडीशन है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट होने चाहिए जी। जैसे समुद्र में क्या है जी, न्यूट्रिएंट होते हैं, जो लहर होती है समुद्र में, वेव चलती रहती है, ओशन वेव, वो क्या करती है डीप एशियन में, ओशन में ज़्यादा चलती रहती है, थोड़ा कोस्टल एरिया से दूर। तो ये कोस्टल एरिया से थोड़ा दूर मिलते हैं जी, ये जो आपकी कोरल रीफ है। नेक्स्ट कंडीशन होगी जी इसके बनने की कोरल रीफ की, प्रेजेंस ऑफ सेडिमेंट फ्री वाटर। सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए जी। सेडिमेंट होती है जी कोई मिट्टी, गाद या कोई सिल्टेशन, वो सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए ओशंस में। सेडिमेंट फ्री वाटर यानी कि देखो जी, आपने कोस्टल, हमारा ये है जी हिंदुस्तान, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट। सबसे ज़्यादा नदी कौन से पार्ट पे बहती है ये बताओ आप मुझे। सबसे ज़्यादा नदी हमारे ईस्टर्न पार्ट पे फ्लो करती है ना। यहाँ गंगा भी आ रही है, ब्रह्मपुत्रा भी आ रही है जी, यहाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, बहुत सारी रिवर फ्लो कर रही है ना यहाँ पे। तो ये क्या करती हैं, सिल्टेशन लेके आती हैं, सेडिमेंट्स मतलब मिनरल्स वगैरह, ये सेडिमेंट्स लेके आती हैं, मतलब गंदगी लेके आती हैं, मिट्टी अपनी रिवर के पानी के साथ। तो इस एरिया में जी बहुत कम कोरल पाई जाती हैं, क्योंकि इन्हें तो चाहिए सेडिमेंट फ्री, बिना सेडिमेंट का वाटर चाहिए। क्योंकि वेस्टर्न जो एरिया हमारा पश्चिमी एरिया, उसमें बहुत कम रिवर है जी। नर्मदा और तापी रिवर है जी एक तो मेन, और छोटी मोटी रिवर केरल में है जी, यहाँ और गोवा में जी एक दो रिवर, और ज़्यादा रिवर नहीं है। तो इसकी वजह से जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, उसमें कोरल रीफ ज़्यादा मिलती हैं। और इसलिए जो यहाँ पे जो लक्षद्वीप बना हुआ है ना, आइलैंड हमारा यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे भी सेडिमेंट फ्री वाटर है जी। इसकी वजह से यहाँ पे जो कोरल रीफ हैं ज़्यादा डेवलप होती हैं, उन्हीं पे ये आइलैंड बसा हुआ है जी, जो हमारा लक्षद्वीप है। समझ गए? ये भी याद रखना किस साइड में कोरल रीफ ज़्यादा मिलती है इंडिया के, वेस्टर्न साइड में ज़्यादा मिलती है और ईस्टर्न में कम। क्यों मिलती है मैं बता चुका हूँ। अब इसके जी तीन तरह की होती हैं जी, अगर शेप पे, आकार पे बांटें तो हमने देख लिया कौन कौन सी, फ्रिंजिंग, बैरियर और अटोल, ये भी देख लिया। अब आते हैं जी अपने, इस पे क्या लिखा है जी यहाँ पे, ये देखो सेलो हार्ड, ये हमने देख लिया। अब बेनिफिट क्या होते हैं जिसके फ़ायदे क्या होते हैं ये देखेंगे। फ़ायदे क्या होते हैं जी इसके? देखो एक तो हैबिटेट, हैबिटेट क्या मिलता है? देखो एक तो फिशिंग के लिए यहाँ पे निवास मिलता है, हैबिटेट का मतलब है जी घर, निवास। मिलियंस ऑफ डाइवर्स एक्वाटिक स्पीसीज मिलते हैं जिसमें लाखों एक्वाटिक पानी के स्पीसीज रहते हैं कोरल के आसपास, और मछलियाँ भी पाई जाती हैं। और दूसरा, अगर ये समुद्र से बाहर निकल जाएँ जी, आइलैंड बना लेंगी, आदमी भी रह सकते हैं। नेक्स्ट जी इनकम, इनकम जनरेट करती हैं कैसे? देखो इनसे इकोसिस्टम में क्या है जी, लगभग $2.7 ट्रिलियन तक ये इनकम जनरेट करती हैं। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म होता है जी, मतलब टूरिस्ट वगैरह देखने आते हैं जी, बहुत कलरफुल दिखाई देती हैं, जैसे आप देखना नहीं चाहोगे कितनी अच्छी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे टूरिज्म वगैरह, टूरिस्ट वगैरह देखने का आते हैं, तो टूरिज्म सेक्टर प्रमोट होता है इनसे, तो इनकम जनरेट होती है जी, समझे? और क्या होता है जी, और फूड भी प्रोवाइड करती हैं जी इन पे बहुत, मतलब कुछ इन पे ऐसे प्लांट वगैरह स्पीसीज होते हैं जो फूड के लिए यूज होते हैं को, और एक्वाटिक जो स्पीसीज हैं उनके लिए तो फूड मिलता ही है इनसे। नेक्स्ट इज कोस्टल प्रोटेक्शन, जो हमारा कोस्टल एरिया है ना, जैसे किसी भी मान लो ज़मीन के पास है, लैंड के पास, जो कोस्टल एरिया, तट का एरिया, उसे प्रोटेक्ट करती है जी। किससे? जैसे सुनामी आ जाए, सुनामी आएगी तो जी ये कोरल जो रीफ है ये रोक लेती है सुनामी को, रिड्यूस कर देती है उसकी, जो भी मान लो एक्टिविटी है, जो हाई एक्टिविटी से सुनामी आ रही है उनको रोक देती हैं। इस तरह से कोस्टल में जो हाउसिंग वगैरह घर बने होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं जी समुद्र से, लहरों से। और एग्रीकल्चर लैंड को, मतलब कृषि की जो खेती है उसको प्रोटेक्ट करती हैं।
जो बीच है जी यहाँ पे वो से बचाती हैं। नेक्स्ट फायदा जी इसका बेनिफिट, मेडिसन। इसमें कुछ ऐसे प्लांट स्पीसीज मिलते हैं जी कोरल के आसपास स्पीसीज जो मेडिसन के लिए, दवाइयों के लिए यूज होते हैं जी, जो बहुत ही डेंजर दवाइयाँ होती हैं जी, इलनेस होती हैं, मतलब बहुत ही डेंजरस इलनेस बीमारी होती हैं जी, डिसीज़ वगैरह, उन बीमारियों में ये दवाइयाँ यूज होती हैं जी जो इनसे बनती हैं। समझ गए, मतलब इनके पास अब ऐसे स्पीसीज मिलते हैं कोरल के आसपास जो दवाइयों के लिए यूज होते हैं। अब इनको थ्रेट किससे जी, खतरा किससे कोरल को, खतरा जी एक ओवर फिशिंग से। ओवर फिशिंग का मतलब है जी, ओवर फिशिंग करते हैं तो इससे क्या है, इनकी बायोडाइवर्सिटी पे अफेक्ट पड़ता है, इकोलॉजिकल अफेक्ट पड़ता है इनकी, मतलब कोरल्स पे। इसकी वजह से मान लो डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड यूज करेंगे हम। डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड का मतलब है जी ऐसे मेथड जिनकी वजह से ये खत्म हो सकती हैं, डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, जैसे फिशिंग विद डायनामाइट, साइनाइड, या फिर बॉटम ट्रोलिंग से करते हैं जी। बॉटम ट्रोलिंग का मतलब है जी जैसे जाल होता है ना, फिशिंग करते हैं, फिशिंग मछलियाँ पकड़ते हैं, जाल से पकड़ते हैं, और ऐसे हैवी जाल होते हैं जी जो समुद्र के नीचे तक जाके सब कुछ मछलियों को ले आते हैं, और मछली को साथ साथ जी ये कोरल जो होती बनी होती है ना, इनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें भी तोड़ देते हैं कोरल्स को, तो डैमेज कर सकते हैं जी, इसकी वजह से ये डैमेज हो जाती हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटी से भी इनको थ्रेट है जी, खतरा है। ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है जी, जैसे टूरिज्म वगैरह से भी डैमेज हो सकता है इनको, इन्वायरमेंट को। टूरिज्म से कैसे जी, इनकी यहाँ पे टूरिज्म आते हैं जी, कचरा कूड़ा करकट फैलाते हैं जी, उनकी वजह से हो सकता है। या फिर स्विमर डाइवर इनसे टकराते हैं जी, बोट वगैरह नाव जो होती है इनसे टकरा जाती हैं, इन्हें तोड़ देती हैं, इनसे भी डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट जी कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से इनको थ्रेट है। कोस्टल एरिया में जो विकास होता है जी, डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लो एयरपोर्ट बना दी कोस्टल एरिया पे, बिल्डिंग बना दी, जैसे सी सरफेस, मान लो पानी नीचे चला गया जी, ज़मीन यहाँ पे बच गई, वहाँ पे एयरपोर्ट या बिल्डिंग बना दीजिए, कोई और भी एक्टिविटी बना दीजिए हैबिटेट के लिए, तो इनकी वजह से भी जी होता है। और दूसरा यहाँ पे वेस्ट मटेरियल डंपिंग करते हैं जी, मतलब जो ख़राब मटेरियल होता है यहाँ पे डंप कर देते हैं कोस्टल एरियाज पे, उसकी वजह से भी इनको नुकसान होता है। नेक्स्ट इनको खतरा है जी पॉल्यूशन से, प्रदूषण से। जैसे मान लो जी अर्बन इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, या फिर सीवेज वगैरह होता है, एग्रो केमिकल्स होते हैं, ऑयल पॉल्यूशन, उनकी वजह से इनको कोरल रीफ को बहुत नुकसान होता है। जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा जी, ऑयल वगैरह फैलेगा, ये इनको नुकसान हो जाएगा जी। जो वेस्ट होता है जी, कचरा कूड़ा करकट, या फिर जो फील्ड से, एग्रीकल्चर फील्ड है जी, कृषि कर रहे हैं, उससे जो न्यूट्रिएंट वगैरह, खाद वगैरह डालते हैं, वो बह के आ जाते हैं जी इन पे, नाइट्रोजन वगैरह, सल्फर वगैरह बह के आ जाते हैं पानी के साथ कोरल के पास। उनकी वजह से क्या है जी, इसमें एल्गी की जो ओवर ग्रोथ हो जाता है, एल्गी जो होती है ना इनके पास, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब एल्गी बढ़ जाती है जी, इनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये क्या जी कोरल को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट जी इनसे नुकसान है क्लाइमेट चेंज से। अगर मान लो जी क्लाइमेट चेंज होगा, उसकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर है जी वो राइज होगा, मतलब सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ओशन सरफेस का टेम्परेचर, तापमान। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो एल्गी है ना जी, एल्गी, ये एल्गी मर जाएंगी, लॉस हो जाएगा एल्गी का, डेड हो जाएंगी। उसकी वजह से क्या है, कोरल का वाइटनिंग हो जाएगा, कोरल मतलब सफ़ेद पड़ जाएंगी, जो इनका कलर कलर है ना जी, कलर इनके जो कलरफुल आपको दिखाई दे रही है, कलर लॉस हो जाएगा और वाइट वाइट हो जाएंगी ये। इसी को बोलते हैं जी डिसकलरेशन ऑफ कोरल, और इस डिसकलरेशन को, वाइटनिंग ऑफ कोरल को ही बोलते हैं जी कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग, कोरल की ब्लीचिंग बोलना उसे बोलते हैं जब कोरल का कलर लॉस हो जाता है, जब वाइट पड़ जाती है, सफ़ेद पड़ जाती हैं, तो कोरल ब्लीचिंग क्या होती है जी, ये भी याद रखना आपको, किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोरल का जो कलर है वो वाइट हो जाता है, मतलब डिसकलर हो जाती हैं। और इससे जी अगर मान लो ज़्यादा देर तक टेम्परेचर राइज रहेगा तो कोरल मर जाएंगी, डाई हो जाएंगी, और उनकी कॉलोनी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही। और अगर मान लो टेम्परेचर कम हो जाता है जी, तो ये रिकवर भी कर सकती हैं जी। नेक्स्ट इनको नुकसान है जी ओशियन एसिडिफिकेशन से। एसिडिफिकेशन का मतलब है जी CO2 का लेवल ओशियन में ज़्यादा बढ़ना। ओशियन का आपको पता है, इसमें स्पीसीज वगैरह होते हैं, वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं जी, सोखते हैं CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। और ओशियन को मतलब CO2 का लेवल बढ़ना यानी कि एसिड का बढ़ना। और एसिड का बढ़ना मतलब आपको पता है जी, अगर देख pH से नापते हैं जी हम, एसिड है या बेस है। एसिड का मतलब अम्ल है जी, और बेस का मतलब क्षार हिंदी में। अगर 7 pH लेवल है, इसका मतलब न्यूट्रल है जी। अगर 7 से जैसे ही नीचे होगा pH 6, 7, 6, 5 या फिर 4, 3 होगा, तो यानी कि एसिडिफिकेशन हो रहा है, इसका एसिड बढ़ रहा है। और अगर ज़्यादा होगा तो बेस बढ़ रहा है जी। तो अगर मान लो जी pH इंक्रीज होगा, मतलब pH डिक्रीज होगा, घट जाएगा, तो यानी कि एसिडिफिकेशन हो रहा है, CO2 का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है ओशन में। और ओशियन में CO2 का लेवल ज़्यादा बढ़ना ही ओशियन एसिडिफिकेशन है। और ओशियन एसिडिफिकेशन की वजह से ये कोरल जी मर जाती हैं, और कोरल के जो ऑर्गेनिज्म है उनको नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ओशियन एसिडिफिकेशन की वजह से, पीएच के घटने से, मतलब एसिड के बढ़ने से। नेक्स्ट है जी इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट कोरल।
कोरल को कुछ बचाने के लिए, कुछ संरक्षण करने के लिए कुछ इनिशिएटिव प्रोग्राम चलाए गए हैं जी, इंटरनेशनली भी और हमारे इंडिया में भी। वो कौन कौन से जी? जैसे इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव चलाया गया है कोरल को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया हुआ है ताकि कोरल को प्रोटेक्ट किया जा सके वर्ल्ड वाइड। एक ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस बनाई हुई है जी, मिलकर गठबंधन किया हुआ है कंट्रीज़ ने मिलकर, ताकि कोरल को प्रोटेक्ट किया जा सके। एक ग्लोबल कोरल रीफ R&D एक्सीलरेटर प्लेटफॉर्म है जी, जिनकी वजह से इन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहती है जी, कोरल को कैसे बचाया जाए। नेक्स्ट है जी, इसी तरह से हमारे इंडिया में कुछ स्टेप लिए जी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने जी, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ स्टेप लिए हैं। कोस्टल जोन स्टडीज़ के अंडर ही कुछ कोरल रीफ पे स्टडी की जाती है कि इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये इसने गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि रिस्टोर करने के लिए, दोबारा रिवाइव करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जी, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी टेक्नोलॉजी? बायो रॉक टेक्नोलॉजी, या इसको मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। देखो ये सिंपली आपको याद रखनी है, सिर्फ इतना पूछ सकता है यूपीएससी, बायो रॉक टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है या मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? आपका जवाब होगा कि कोरल रीफ को रिवाइव करने से, मतलब कोरल रीफ को दोबारा से प्रोटेक्ट करने से और दोबारा से इसका मतलब रिवाइव करने से, पुनर्जन्म करने से, इसका कोरल रीफ का जो मर गई है, डाइड हो गई है, उसको बचाने से कोरल रीफ को, इस टेक्नोलॉजी का यही मतलब है जी। कोरल रीफ को बचाया जाएगा और रिवाइव किया जाएगा। नेक्स्ट एक इंडियन गवर्नमेंट ने चला रखा है जी प्रोग्राम, नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम। इसके जरिए जी जो कोरल रीफ है उसको प्रोटेक्ट करती है ताकि सस्टेन करती रहे, कोरल रीफ बची रहे। तो ये प्रोग्राम इंडिया ने चला रखे जी। और इस लेक्चर में इतना ही था।